हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पैराबोला के इस लेक्चर में आप लोगों से बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अब पहले ये सोचो कि व्हाट इज पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट्स का पेयर। अब देखो किसी भी पैराबोला के लिए, जैसे हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है, ठीक। इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये h कोमा k कोई पॉइंट है। इस h कोमा k पॉइंट से या x1 y1 को ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट क्या है x1 कोमा y1, ठीक। अब इस x1 कोमा y1 पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये p पॉइंट है तो एक तो टेंजेंट हो गई ये PA, ठीक, और एक ये हो गई टेंजेंट अपने पास PB। तो एक टेंजेंट हो गई PA, एक टेंजेंट हो गई मेरे पास ये PB। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब PA और PB, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB, कि भाई PA एंड PB जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है उसे हम कैसे लिखते हैं। अब देखो उसे लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड हमारे पास तरीका है, और वो स्टैंडर्ड हमारे पास तरीका क्या है कि हम कर्व की इक्वेशन लिखते हैं s वाई स्क्वायर माइनस 4ax, दिस इज द s, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। दिस इज वैलिड नॉट ओनली फॉर पैराबोला, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एनी कर्व, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, या चाहे वो सर्कल हो। तो s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, दिस इज s। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं s1, s1 क्या है, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं t टेंजेंट का, y1 माइनस 2ax प्लस x1, ठीक है। अगर ये पॉइंट x1 y1 पैराबोला के ऊपर होता, अगर ऊपर होता, तो t इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होती, टेंजेंट की इक्वेशन होती। तो y1 माइनस 2ax प्लस x1, s है ये, s1 है ये। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, कि भाई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कि दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक बात। अब दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एलिप्स, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर हाइपरबोला, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन, दिस सॉरी नॉट फॉर स्ट्रेट लाइन, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर सर्कल, ठीक। सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो, बस कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। s चेंज हो गया तो s1 ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, s1 चेंज हो जाएगा तो tb ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सही बात। तो ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएं, ये AB पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाया तो क्या मिला हमें, AB। इस AB को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस AB को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कि इस AB को हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कि AB इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस AB की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो इस AB की इक्वेशन वैसे तो स्टैंडर्ड होती है t इज इक्वल टू 0, कि इक्वेशन ऑफ AB विल बी t इज इक्वल टू 0, ठीक बात। ये निकलती कैसे है भाई, कैसे हम इसे बता सकते हैं कि निकली कहाँ से है ये। अब इसको देखने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है, ठीक। ये पॉइंट अल्फा डैश है, ये पॉइंट बीटा डैश है, ठीक बात। अब अल्फा बीटा से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन, अल्फा बीटा पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो अल्फा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बीटा y इज इक्वल टू 2ax प्लस अल्फा, ठीक बात, हाँ या ना। इसी तरह से हम क्या करें, अल्फा डैश बीटा डैश पे, तो अल्फा डैश पे बीटा डैश y इज इक्वल टू 2ax प्लस अल्फा डैश, ठीक है। अब ये दोनों ही ये x1 कोमा y1 से पास होती हैं, तो x1 कोमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा y1 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस अल्फा, और बीटा डैश y1 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस अल्फा, ठीक बात। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हैं जो हमेशा ट्रू हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे
बीटा की जगह लिख देता हूँ y, y1 इज इक्वल टू 2a, x1 की जगह लिख देता हूँ x, सॉरी अल्फा डैश की जगह लिख देता हूँ x, तो x प्लस x1 हो गया। ठीक बात भाई, बीटा डैश की जगह मैंने लिखा y एक तरीके से, और अल्फा डैश की जगह मैंने क्या लिखा x। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अल्फा बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को अल्फा डैश बीटा डैश भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अल्फा बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा डैश बीटा डैश भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रही है, अल्फा बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश, मतलब ए बी से पास हो रही है। भाई वापस समझो कि जैसे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट को x1 y1 से पास करा दिया, ठीक बात। मैंने वापस अल्फा डैश बीटा डैश पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसे x1 y1 से वापस पास करा दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बीटा डैश को तो रिप्लेस कर दिया मैंने y से एक तरीके से, और अल्फा डैश रिप्लेस कर दिया मैंने x से, तो ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आई। ठीक, इस लाइन की इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, इस इक्वेशन के हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन को अल्फा डैश बीटा डैश सेटिस्फाई कर रहा है। अब अल्फा डैश बीटा डैश दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है, और इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन ही तो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो इक्वेशन आई वो क्या है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब y1 माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी बाहर एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, t इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ टेंजेंट हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का यही एक ब्रह्म फॉर्मूला है, यही एक ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको निकालने के हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं। क्या भाई, मैं इन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूँ, इन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसे x1 y1 से पास करा दिया, m में क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लिए, उससे रूट्स निकलने से इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का एक तरीका है, कि वो भी क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का एक तरीका है, कि भी पेयर ऑफ टेंजेंट हम आखिर कैसे निकाल सकते थे। अब पेयर ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई, इसके बाद इसी कड़ी में एक कॉन्सेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, ये एक साथ ही आते हैं हमेशा, इसलिए मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी ये एक साथ ही लिए हैं, क्लास में भी मैं हमेशा एक साथ ही लेता हूँ इन कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्या है आगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1, इक्वेशन of chord with given midpoint x1 y1, मतलब हमें ऐसी कोड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हमें पता है। जैसे ये हमारे पास पैराबोला है बच्चों, कि ये पैराबोला है, ठीक बात। अब इस पैराबोला का ये कोड है मान लो, और इस कोड का मिड पॉइंट ये x1 y1 पता है, इस कोड का मिड पॉइंट हमें क्या पता है, x1 y1, कि मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड इज गिवन। अब मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड इज गिवन, तो हमें इस कोड की इक्वेशन लिखनी है, कि इस कोड की इक्वेशन क्या है। अब देखो कोड की इक्वेशन लिखने के लिए हमें, वैसे तो एक फॉर्मूला होता है जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए वैलिड होता है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेरिवेशन हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका t इज इक्वल टू s1, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1, उसका फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू s1। व्हाट इज t, t हमारे पास क्या है, y1 माइनस 2a x प्लस x1, पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक। तो t क्या है, y1 माइनस 2a x प्लस x1, और s1 क्या है, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1।
तो t इज इक्वल टू S1 हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट आ जाएगी। हमें इतना ही याद रखना है, हमें इतना ही याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1 इज t इज इक्वल टू S1। सही बात कि भाई इतनी ही चीज हमें याद रखनी है, यही चीज हमारे काम की है। सही। अब अगर कोई कहे कि सर इसे निकाला कैसे आपने, भाई t इज इक्वल टू S1 को हम क्या इस फॉर्मूले के बिना नहीं निकाल सकते क्या? सही। अब इस फॉर्मूले के बिना नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है t1, इसका कोऑर्डिनेट है t2, तो ये हो गया at1 स्क्वायर 2at1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया at2 स्क्वायर 2at2। सही बात, हाँ या ना? अब देखो इस कोड के लिए स्लोप भी तो चाहिए हमें कि भाई स्लोप क्या है। अगर स्लोप पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। x1 y1 में अगर स्लोप मिल जाए तो हमें, अब स्लोप निकालने के लिए t1 t2, ये जो t1 t2 वाली जो कोड है इसका स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। इसका स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 होता है। ये स्लोप हमारे पास 2 अपॉन t1 प्लस t2। ये मैंने इक्वेशन ऑफ कोड का एक लेक्चर बना रखा है, उसमें निकलवाया हुआ है। और वैसे भी 2 पॉइंट हमें पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम ये स्लोप निकाल सकते थे कि 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब यहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू y1, दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू y1। सो 2at1 प्लस 2at2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1। तो 2 कैंसिल, तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, y1 अपॉन a। भाई t1 अपॉन t2 कितना हो गया, y1 अपॉन a। तो y1 अपॉन a यहाँ लिखेंगे तो 2a बाई y1। क्या आ गया स्लोप, 2a बाई y1। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस कोड विल बी 2a बाई y1। स्लोप पता है, x1 y1 पॉइंट पता है, कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। घुमा फिरा के देखोगे यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट x1 y1। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, डायरेक्टेड सर्कल। वो कॉन्सेप्ट किसका है हमारे पास, डायरेक्टेड सर्कल। उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डायरेक्टेड सर्कल। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टेड सर्कल। तो बात करते हैं हम किसकी, डायरेक्टेड सर्कल। व्हाट इज डायरेक्टेड सर्कल। डायरेक्टेड सर्कल होता क्या है, पहली बात तो ये, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डायरेक्टेड सर्कल। तो डायरेक्टेड सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो इट इज लोकस ऑफ point of intersection of perpendicular tangents, कि इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब डायरेक्टेड सर्कल क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब जैसे हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक बात, कि भाई ये पैराबोला है, इसकी एक टेंजेंट ये है अपने पास कि दिस इज वन टेंजेंट, एक दूसरी परपेंडिकुलर टेंजेंट ये है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, मतलब h, k ये है, तो h, k का जो लोकस होगा दैट इज द डायरेक्टेड सर्कल, कि वही हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड सर्कल है। अब इस लोकस को कैसे निकालें, ठीक, लोकस को निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, h, k पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन को निकालते हैं। अब h, k पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन, मान लो टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। मैंने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन को लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये h, k से पास होती है, तो h, k सेटिस्फाई करना चाहिए, h, k सेटिस्फाई करा दिया, k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। तो यहाँ पे हमारे पास बना क्या, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। सही बात, m में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। अब m में जो क्वाड्रेटिक आई है, पक्की बात है इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे,
एक रूट होगा m1, एक रूट होगा m2। m1 इसका स्लोप होगा इस टेंजेंट का, m2 इस टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर ये m1 m2 स्लोप वाली टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन m1 m2, कि m1 m2 में क्या रिलेशन है। m1 m2 इज व्हाट इक्वल टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू व्हाट -1। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर हैं m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा a बाई एच, तो a बाई एच इज इक्वल टू -1, तो h इज इक्वल टू -a, h इज इक्वल टू -a मतलब x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a मतलब डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a मतलब डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब आप परेशान हो रहे होंगे, सर नाम तो आपने सर्कल दे रखा है और एक लाइन रही है। सही बात है, डायरेक्टर सर्कल एक जस्ट नाम है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सर्कल होना चाहिए। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन ये है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। पैराबोला के केस में वो एक लाइन आती है, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल, तीनों के केस में वो एक सर्कल आता है। ठीक बात। तो इन केस ऑफ पैराबोला, इस बात से हम क्या रिजल्ट निकालें, इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स। इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे कोई कहे कि सर -a,3a पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उनके बीच का एंगल कितना है, पैराबोला वही है y² = 4ax। ठीक, तो बताओ टेंजेंट के -a,3a कहाँ पे पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। -a,3a यहाँ पे कहीं होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स पे है तो एंगल आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैराबोला की इक्वेशन दे दी और कहा भाई इस पॉइंट से पैराबोला पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, उनके बीच का एंगल बताओ। और वो पॉइंट कहाँ दे रखा होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे दे रखा होता है। तो इस बात को जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि इस फला पॉइंट से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट के बीच का एंगल बताओ, इस फला पॉइंट से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताओ, तो पहला चेक यही होना चाहिए कि ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे तो नहीं है। पहला चेक यही होना चाहिए, पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे तो नहीं है। अगर वो पैराबोला है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे तो नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर हम बिना कुछ सोचे समझे लग जाते तो हमें मेहनत करनी पड़ती, और अगर हमने सोच लिया कि भाई ये पॉइंट कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारा आंसर लड्डू तरीके से एकदम आ गया π/2। सही बात, मजा आया कि भाई डायरेक्ट्रिक्स का रोल क्या है। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक बात। तो बच्चों ये हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से, पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट एंड डायरेक्टर सर्कल। ठीक, तो ये हमारे पास बच्चों पैराबोला में कॉन्सेप्ट जो मैंने चारों पढ़ाए हैं, ये कॉन्सेप्ट एज सच इलिप्स में और हाइपरबोला में भी आएंगे, सर्कल में भी है, एज सच इलिप्स और हाइपरबोला में भी ये जरूर आएंगे और बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने खूब सारे कॉन्सेप्ट इससे सीखे होंगे, और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।